हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 6 जैव प्रक्रम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो लेसन के बीच में आते हैं। लेसन के लास्ट में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग से वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक लेसन की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है। एक कोशिकीय जीवों के शरीर का हर भाग वातावरण से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए गैसों का सीधा आदान प्रदान कर सकते हैं। विसरण क्या होता है? गैसों का सीधा आदान प्रदान। लेकिन हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से सीधे वायुमंडल से नहीं जुड़े हुए होते। जैसे हमारे शरीर के अंदर आमाशय, अग्नाशय, लीवर वगैरह सीधे वातावरण से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए हम विसरण का सारा नहीं ले सकते। उसके लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए अलग से। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एक कोशिकीय जीव तो पूरी तरह से वातावरण के संपर्क में होते हैं, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके सभी भाग संपर्क में नहीं होते। तो इसलिए बहुकोशिकीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। देखिए, सजीव और निर्जीव के बारे में जब मैंने लेसन के बारे में शुरुआत में ही पढ़ाया तब अच्छे से बताया था। सजीव कौन से होते हैं? एक तो उनमें वृद्धि होती है, जैसे कोई पौधा है, वो हम ये नहीं कह सकते कि सजीव गति करते हैं। पौधे सजीव होने के बावजूद गति नहीं करते। तो एक तो वो जिनकी वृद्धि होती है, अब कोई पौधा है उसके अंदर धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। पहले वो छोटा सा एक अंकुरित होगा, बीज होगा अंकुरित, उसके बाद वो एक पूरे विशालकाय वृक्ष का रूप ले लेगा। एक वो अपने जैसी संतान को जन्म देते हैं। एक आम का पेड़ है, उसके अंदर से जो बीज वगैरह बनेगा उससे दोबारा आम ही लगेंगे, आम का पौधा ही तैयार होगा। तो एक सजीवों की पहचान होती है कि वो अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। एक उनके अंदर श्वसन क्रिया होती है। एक हम कह सकते हैं कि सजीव चाहे बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहे हो, लेकिन फिर भी उनके शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं में गतिविधियां होती रहती हैं। तो सजीव की पहचान हम क्या कह सकते हैं? वृद्धि होना, श्वसन और साथ में अपने जैसे संतान को जन्म देना। यहाँ हम एक बात और कह सकते हैं, जो सजीव होते हैं उनकी मृत्यु का एक निश्चित टाइम होता है। इतने टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। मान लीजिए रास्ते के अंदर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, क्या वो 400, 500, 50 हजार कभी भी वो पत्थर खत्म होगा? वो वैसे का वैसा रहेगा, ना उसमें वृद्धि हो रही है ना उसकी कभी मृत्यु होगी। तो इसलिए सजीवों की एक निश्चित टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है और निर्जीव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो कच्ची सामग्री क्या होती है? किसी जीव को अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को बनाने के लिए, उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए उसको कुछ सामग्री, कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। तो वो क्या होती है? वायुमंडल से वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, पृथ्वी से जल ग्रहण करता है और साथ में सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। देखिए, जीवन के लिए मतलब कोई जिंदा इंसान है तो उसके लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। पहली बात, पोषण। अगर हम 4-5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे मृत्यु भी हो जाए लगातार खाना ना मिलने की वजह से। फिर होता है श्वसन। श्वसन तो हम बहुत ही कम टाइम के लिए बिना श्वसन के रह सकते हैं। श्वसन के लिए तो हमें हर एक सेकंड के अंदर सांस लेना जरूरी होता है। तो सांस का मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या होता है? श्वसन। श्वसन के अंदर हम सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही शामिल नहीं करते। हम जो खाना हमने खाया है पोषण के माध्यम से, उस खाने का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद ऊर्जा प्रदान करना श्वसन कहलाता है। फिर होता है वहन। वहन का मतलब जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर ने अवशोषित किए हैं पोषण से, जो खाना हमने खाया है उससे, साथ में जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों ने सोखी है उसको शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना वहन के अंदर शामिल किया जाता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर भी निकालना होता है, जो उत्सर्जन के अंदर शामिल किया जाता है। तो इन सभी कार्यों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। हम अकेला खाना खाने को या अकेला सांस लेने को या एक जगह से दूसरी जगह पर रक्त को पहुंचाने को या अकेला अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को हम पर जैव प्रक्रम नहीं कह सकते। इन चारों को मिलाकर पूरे का पूरा एक सिस्टम बनता है जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं पोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है। स्वयं पोषी वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और हम उनके द्वारा बना हुआ ग्रहण करते हैं। तो हम विषम पोषी हैं, सिर्फ और सिर्फ पौधे ही स्वपोषी होते हैं, बाकी सभी किसी दूसरे का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे जानवर वगैरह है, वो चारा खा रहे हैं तो वो चारा कहाँ से आया? पौधों से आया। तो वो सभी के सभी क्या करें? पौधों के द्वारा बनाया हुआ, तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सभी विषम पोषी के अंदर आते हैं। और पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तथा जल शामिल होते हैं, फिर उनके द्वारा तैयार किया गया भोजन जो भी जानवर है, पशु पक्षी हैं, जो भी इंसान है, वो सभी ग्रहण करते हैं। तो पौधे स्वपोषी होते हैं, मानव, पशु पक्षी आदि सभी विषम पोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। अब देखिए, उसको किस किस की जरूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य के प्रकाश की और साथ में जल और खनिज लवण की। जल और खनिज लवण तो वो मिट्टी से ले लेगा, भूमि से। सूर्य का प्रकाश उसको वैसे ही मिल जाएगा, डेली मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल से ले लेगा। तो इस तरह से पौधे को सभी कच्ची सामग्री उपलब्ध हो जाती
जाती है। क्लोरोफिल उसके अंदर स्वयं होता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। हमें पता है कि हमारे आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियों से जो जठर रस निकलता है उसके अंदर HCl होता है। वो HCl क्या करता है, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को नरम बनाता है, उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है और साथ में ये एंजाइम को सक्रिय कर देता है ताकि हमारे शरीर के अंदर हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य। देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है एंजाइम क्या होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो पाचक एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो हमारी पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ये जो भी हमने खाना खाया वो एक जटिल संरचना होती है, ये उसको बिल्कुल अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं ताकि हमारे शरीर के द्वारा उन सभी भागों को सोख लिया जाए और रक्त के अंदर उनको मिला दिया जाए। तो इसलिए इन पाचक एंजाइमों का कार्य क्या होता है, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अक्षुदांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। देखिए अक्षुदांत्र के अंदर मान लीजिए पहले वो इस तरह से एक रास्ता है, एक पाइप है जिसके अंदर से भोजन होकर जा रहा है। तो अक्षुदांत्र का कार्य क्या होता है, सभी पोषक तत्वों को उस भोजन के अंदर से सोखकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। तो इसलिए यहाँ पे तो जगह काफी कम है, तो इसलिए प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर अक्षुदांत्र मतलब छोटी आंत के अंदर एक संरचना बनाई है जिससे खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने के लिए, सोखने के लिए काफी जगह मिल जाती है, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। वो इस तरह से होते हैं जैसे उंगलियां होती है ना, ये इस तरह से होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये नहीं होते तो इस तरह सिर्फ यही हिस्सा हमारे शरीर के खाने के अंदर जो पोषक तत्व उनको अवशोषित कर पाता, लेकिन अब काफी जगह मिल गई। देखिए कितनी सारी जगह मिल गई। पहले तो सिर्फ इस हिस्से पर ही खाना अवशोषित हो पाता, लेकिन अभी वो इस सारे हिस्से पर अवशोषित होगा, तो इसके बजाय ये जगह काफी ज्यादा है। तो हमारी छोटी आंत के अंदर अक्षुदांत्र के अंदर जो दीर्घरोम होते हैं उनका स्पेशली कार्य क्या होता है, भोजन को अवशोषित करने के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। सतही क्षेत्रफल मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके भोजन के अंदर जो पोषक तत्व उनको अवशोषण करने के लिए, और फिर उसको शरीर के सभी भागों के अंदर पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखिए जल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो काफी कम होती है, जबकि वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए जो जीव वातावरण से श्वसन करते हैं मतलब वातावरण के अंदर से ऑक्सीजन लेकर श्वसन क्रिया को पूरा करते हैं उनको ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होती है। और जो जलीय जीव होते हैं वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है ना उसके अंदर से उस ऑक्सीजन को अलग करके फिर वो श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं। तो जलीय जीवों की जो श्वास दर होती है वो स्थलीय जीवों की बजाय काफी कम होती है क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए स्थलीय जीव जलीय जीवों की बजाय लाभप्रद होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मतलब क्या है, जो हमने खाना खाया है ना उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको पहले ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है, ये पाचन तंत्र का भाग है। फिर उसके बाद वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरणोत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें कह रखा है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो देखिए। श्वसन के अंदर 3 अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल होती ही नहीं उपलब्ध है। दूसरी के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध होती है जैसा हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसके साथ जो भी हमने खाना खाया वो रिएक्शन करेगा। तीसरा हमारे पास होता है ऑक्सीजन का अभाव। ये स्थिति कभी कभी बन जाती है, जैसे हम कहीं पहाड़ी एरिया पे चले गए या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है या हम दौड़ वगैरह लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है। तो ये सिचुएशन तब होती है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। तो उस टाइम पे जो पहला उत्पाद बनेगा वो बनेगा एथेनॉल, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो रही है तो उस टाइम पे हमारे पास एथेनॉल बनता है, जिसके बारे में हम 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसका दूसरा नाम एल्कोहल भी है। और इसका सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। ये एथेनॉल या एल्कोहल का सूत्र होता है, जो कब बनता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है, जिसको हम किण्वन की क्रिया भी बोल देते हैं। साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनती है ऊर्जा, जो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उस टाइम पे ऊर्जा काफी कम बनती है। दूसरी सिचुएशन हमारे शरीर के अंदर होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, हमें ऑक्सीजन पूरी तरह मिली हुई है, हमारे फेफड़ों ने बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को सोख लिया है। उसके बाद जो खाना हमने खाया है वो ग्लूकोज इसके साथ मिलेगा और रासायनिक अभिक्रिया करेगा और 3 उत्पाद हमारे शरीर में बनेंगे। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमारा शरीर बाहर निकाल देता है श्वसन के माध्यम से ही। दूसरा बनता है जल, जिसका हमारा शरीर प्रयोग कर लेगा। और तीसरा बनता है ऊर्जा। इस ऊर्जा का भी हमारे शरीर के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है दैनिक कार्यों को करने
के लिए। ये 3 उत्पाद हमारे शरीर के अंदर डेली बनते हैं। अब जो तीसरी स्थिति है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल तो रही है लेकिन जितनी की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है। ये जो स्थिति है इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी पूरी मिल रही है, यहाँ पे जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का अभाव है। अब ये कब हो जाता है, जब हम रेस वगैरह लगाते हैं या कोई मेहनत का कार्य करते हैं तो उस टाइम पे हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च हो जाती है और ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होगा, जितनी की हमें जरूरत होगी उतनी नहीं मिल पाएगी, तो उस टाइम पे हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा के 3 कार्बन अणु बनते हैं। अब ये जो लैक्टिक अम्ल है ना, इसी की वजह से हमारी मांसपेशियों के अंदर जब हम ज़्यादा रेस वगैरह लगाते हैं या ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो हमें हमारी मांसपेशियों के अंदर दर्द महसूस होता है, सिकुड़न महसूस होती है, जिसको हम क्रैम्प बोल देते हैं। तो उस लैक्टिक अम्ल की वजह से ही होता है ये हमारी मांसपेशियों के अंदर जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बन रहा है, हमारी कोशिकाओं के अंदर बन रहा है, तो फिर वो हमारी कोशिकाओं के अंदर जाएगा और हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करने की बजाय, जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बन रही थी ये प्रदान करने की बजाय वो लैक्टिक अम्ल प्रदान करेगा। तो जब हम मांसपेशियों की मालिश वगैरह करते हैं या कुछ देर आराम करते हैं तो उस टाइम के दौरान जो लैक्टिक अम्ल होता है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाता है, तो इससे हमारी मांसपेशियों को आराम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो कुपिका होती है ना, वो कुपिका हमने बाहर से जो हवा ली है वो उसके अंदर से ऑक्सीजन सोखेगी, फिर वो ऑक्सीजन को जैसे यहाँ से रक्त बहकर आ रहा है तो इस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि शरीर के बाकी हिस्सों से आया है, तो ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो इस कुपिका के अंदर आ जाएगी प्राशन दाब से, और जो ऑक्सीजन है ना वो इस रक्त के अंदर चली जाएगी। अब वो ऑक्सीजन है ना वो वैसे सफर नहीं कर सकती, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व बनाती है और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चली जाती है। फिर जब वो उस कोशिका तक जहाँ उसको पहुंचना होता है वहां पहुंच जाएगी तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर रह जाएगा और ऑक्सीजन का उस कोशिका के द्वारा प्रयोग कर लिया जाएगा। अब ये कोशिका जब रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो इसके अंदर कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे और उन अवशिष्ट पदार्थों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वापस आते टाइम उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन तो उस कोशिका ने ले ली, अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उस रक्त के अंदर घुल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के अंदर विलय होती है, वो उसके अंदर आसानी से घुल सकती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उस कोशिका से वापस फेफड़ों तक आएगी ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जा सके, तो उस टाइम पे वो रक्त के अंदर घुल कर आएगी, विलय होकर आएगी। ऑक्सीजन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है ना तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के अंदर घुल कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। तो ऑक्सीजन तो कहाँ से जाती है, फेफड़ों से कोशिका तक, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, फेफड़ों के अंदर कोशिका से और वापस फेफड़ों तक, ताकि शरीर से हम उसको बाहर निकाल सकें। और ऑक्सीजन फेफड़े सोखेंगे, कुपिका सोखेगी और उसको खून के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर खून के अंदर मिला देगी, फिर उस कोशिका तक पहुंच जाएगी ताकि उसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के अंदर एक तो कुपिका का मेन भाग होता है। कुपिका क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपने अंदर सोख लेती है और उस खून के अंदर ऑक्सीजन मिला देती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ब्लड का, रक्त का। रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के अंदर विलय अवस्था में मतलब घुल कर जाएगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। अब हमारे फेफड़े होते हैं ना, वो किसके लिए होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन को सोख सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें। अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को सोखने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक कुपिका एक संरचना होती है, और हमारे शरीर के अंदर वैसे तो एक इस तरह से मेन नली जाती है फेफड़ों के अंदर, फिर वो आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है, दायां और बाएं फेफड़े के अंदर। फिर वो आगे जाके और भी छोटी छोटी श्वास निकास श्वसनी इन सब के बारे में हम लेसन की वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वो और भी ज्यादा छोटे छोटे भागों में बट जाएगी और सबसे लास्ट में जाके वो कुपिका के रूप में बट जाएगी। बहुत सारी कुपिका, हमारे फेफड़ों के अंदर करोड़ों कुपिकाएं होती हैं। इन कुपिकाओं के माध्यम से ही हमें जगह मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को तो उस ब्लड से, उस रक्त से लेकर बाहर छोड़ने की, और जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों ने सोखी है उस ऑक्सीजन को उस खून के अंदर मिलाने की जो जगह मिलती है वो कुपिका ही हमें उपलब्ध करवाती है। तो मानव फुफ्फुस के अंदर जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को विकल्पित किया जाता है वो कुपिका के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से। देखिए, वहन का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हमारे शरीर ने एब्सॉर्ब किए हैं, सोखे हैं, उनको कोशिका तक पहुंचाना, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊर्जा प्रदान होने के बाद कोशिका के अंदर कुछ अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो ये जो सिस्टम होता है, जो कार्य होता है ना, इसके जो जो भाग होते हैं उन सभी को हम वहन तंत्र के घटक कहते हैं। तो हमारे वहन तंत्र में एक तो रक्त होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को अपने अंदर घोलेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक तत्व मिलाएगा और वो उस कोशिका तक उसको पहुंचा देगा। दूसरा काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर घोलकर शरीर से बाहर निकालना, फेफड़ों तक पहुंचाना, फिर फेफड़े अपने आप उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। रक्त का काम क्या होता है? शरीर के सभी भागों में भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, अब हमारी छोटी आंत है, उसने जो भी पोषक तत्व सोखे हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, वो हर कोशिका तक कौन पहुंचाएगा? रक्त पहुंचाएगा। और उसके ऑक्सीजन भी पहुंचाता है और पोषक तत्व भी पहुंचाता है, दोनों। ऑक्सीजन फेफड़ों से और पोषक तत्व छोटी आंत से। यह कार्य रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा एक तरह का तरल तत्व है जिसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घुल जाते हैं, जो भी पोषक तत्व है उसके अंदर मिलकर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चले जाते हैं। उसके बाद है हृदय। हृदय के बारे में हम लेसन की वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। अब इसके 4 भाग होते हैं। आलिंद, ऊपर वाला हिस्सा आलिंद होता है और नीचे वाले हिस्से निलय होते हैं। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। अब इसके अंदर सबसे पहले फेफड़ों के अंदर से खून यहाँ आएगा इस हिस्से के अंदर, फिर वो नीचे हिस्से में जाएगा और वो प्रेशर के साथ शरीर के सभी भागों में चला जाएगा महाधमनी के माध्यम से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून इस हिस्से में आएगा, यहाँ से होते हुए वो यहाँ आएगा, फिर प्रेशर के साथ, दबाव के साथ वो दोबारा से फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ये चक्कर होता रहेगा पूरा। हमारी हृदय के अंदर ना खून 2 बार आता है, ऑक्सीजन वाला खून भी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून भी। अब इसके अंदर ये बीच में 4 भाग क्यों बनाए गए हैं? स्पेशली बीच में जो विभाजिका है ये क्यों बनाई गई है? ताकि ऑक्सीजन वाला खून कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून से ना मिले, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे सहन नहीं कर सकता। कई जानवर ऐसे होते हैं जिनका शरीर सहन कर लेता है, लेकिन हमारा शरीर नहीं कर सकता। तो इसलिए ऑक्सीजनित मतलब वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको, और विऑक्सीजनित मतलब वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन दोनों को अलग अलग रखना होता है। तो इसमें कौन हमारी सहायता करता है? हृदय करता है। और हृदय ही पंप मतलब जोर के साथ, प्रेशर के साथ उसको सभी भागों में पहुंचा देता है। उसके बाद है नलिकाएं। ये 2 तरह की होती हैं, धमनी और शिराएं। जो धमनी होती है ना, वो धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है। शुद्ध से हमारा मतलब क्या है? वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है। और अशुद्ध रक्त से हमारा मतलब है कि वो रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो शुद्ध रक्त को तो धमनी लेकर जाएंगी और अशुद्ध को हमारी शिराएं लेकर जाएंगी। अब इसमें एक जगह अपवाद होता है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये हमारा हृदय है। अब पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त इकट्ठा होकर इस हिस्से में आएगा, फिर वो यहाँ से होते हुए इस तरह दबाव के साथ आगे फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। तो ये पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर आ रही है ना, वो क्या है हमारे पास? वो शिरा है, महाशिरा। लेकिन जब यही सीम यहाँ आगे जाएगी ना, अब ये धमनी बन जाएगी, शिरा नहीं है, अब ये धमनी हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी, जिसको हम पुल्मोनरी धमनी भी बोल देते हैं या फुफ्फुस धमनी भी लिखा हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जब पूरे शरीर से हृदय के अंदर आएगा तो उसको शिरा लेकर आएगी, लेकिन जब हृदय से फेफड़ों में जाएगा तो उसको धमनी लेकर जाएगी। ऐसे ही उल्टा दूसरी तरफ भी होता है। जब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी और इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी जाएगी, तो उस खून को दोबारा वापस, अब देखिए हमें पता है ऑक्सीजन वाले खून को कौन लेकर जाती है? धमनी लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पे विपरीत होगा, यहाँ पे कौन लेकर आएगी? शिरा लेकर आएगी, फुफ्फुस शिरा, यानी पुल्मोनरी शिरा जिसको हम बोल देते हैं। इसका कि फुफ्फुस इसीलिए लगा है क्योंकि फेफड़ों से आ रही है, तो इसलिए इसकी पहचान हो जाती है। फिर वो यहाँ से आएगी और अब इस जो भी ऑक्सीजन वाला रक्त है ना, उसको पूरे शरीर के अंदर कौन पहुंचाएगी? महाधमनी। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन वाला खून जो है उसको कौन पहुंचाता है? धमनी। लेकिन यहाँ पे विपरीत है, यहाँ उसको शिरा पहुंचाएगी। और फिर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को कौन लेकर आता है हमारे हृदय के अंदर पूरे शरीर से? महाशिरा, या खाली शिरा भी हम बोल सकते हैं, या शिरा। तो अब ये शिरा यहाँ पे विपरीत कार्य कर रही है। यहाँ शिरा के अंदर ऑक्सीजन है और धमनी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है। अभी सारा सिस्टम क्यों अलग है आप वो भी समझ लीजिए। धमनी क्या होती है? उनकी जो भित्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। अब हमारा हृदय क्या करता है? प्रेशर के साथ बाहर की तरफ धकेलता है खून को रास्तों के अंदर, जो भी उसका रास्ता होता है। अब धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी इसी वजह से होती है ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके। तो जब भी हमारे हार्ट से पंप होकर जो खून है वो जाएगा तो वो धमनी के अंदर ही जाएगा, चाहे वो फेफड़ों के अंदर जाए, चाहे वो पूरे शरीर के अंदर जाए। पूरे शरीर से खून यहाँ आया, फिर उसको प्रेशर के साथ फेफड़ों के अंदर धकेला गया। तो अब यहाँ पे ये क्या है? धमनी है, फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फेफड़ों के अंदर जा रहा है। फिर यहाँ से वापस आते टाइम ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के अंदर आता है, तो अब इसके ऊपर प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, तो ये सिरा हो जाएगी। जिसके अंदर प्रेशर नहीं होता वो सिरा होती है, जिसके अंदर प्रेशर यानी दबाव होता है वो धमनी होती है। फिर वो रक्त यहाँ नीचे नीले के अंदर आ जाएगा और फिर ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा ताकि पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाए। तो अब दोबारा से हार्ट ने पंप किया है, प्रेशर डाला है, तो अब इसको पूरे शरीर में कौन लेकर जाएगी? धमनी। तो जहां भी हमारा हार्ट पंप कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो वो धमनी होगी। जो जहां बिल्कुल बिना प्रेशर के, पूरे शरीर से बिना प्रेशर के तो रक्त आ रहा है, तो वो शिरा लेकर आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ये हमारे रक्त का एक भाग है जो खून का थक्का बनाती हैं।
अगर हम प्लेटलेट्स के कार्यों की बात करें तो ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्लेटलेट्स हैं, और जो ये इस तरह से बड़ी दिखाई दे रही हैं ये हमारी लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं। तो जब कभी ऐसा हो जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाएगा, कोई कट वगैरह हो जाएगा, तो उससे खून बहना शुरू हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, ये इस तरह से एक जाल सा बुन देती हैं, एक थक्का, एक क्लोटिंग बना देती हैं, ताकि ये इसके रास्ते को बंद कर दे और कम से कम खून का नुकसान हमारे शरीर को हो सके। तो ये हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य होता है जो रक्त के अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरह से इन चारों को मिलाकर हमारे शरीर का वहन तंत्र बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक होता है? जो स्तनधारी और पक्षी होते हैं ना, उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अब ज्यादा ऑक्सीजन तभी तो मिलेगी जब वो अलग अलग होगी। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिली हुई होंगी तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर मतलब वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन है तथा वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको अलग अलग रखना होता है, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा का खर्च हमारे शरीर के तापमान को भी बैलेंस करने में यूज किया जाता है। तो इसलिए ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी। तो बस यही बेसिक सा कारण होता है कि स्तनधारी और पक्षियों के अंदर जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको अलग रखना आवश्यक होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? पौधों के अंदर सिर्फ दो ही मेन भाग होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। मैं आपको याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ। देखिए, जाइलम किससे संबंधित है? जल से। बोलने में पता चल रहा है जाइलम जल। तो जाइलम क्या करेगा? जड़ों के अंदर से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उसे पौधे के हर भाग तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो ग्लूकोज बनेगा या जो भी हमारे पास सुक्रोज बनेगा, उसका पहले तो पौधा खुद प्रयोग कर लेगा, और फिर उसके बाद जो भी अतिरिक्त बचेगा ना, उसको कहीं ना कहीं पे वो स्टोर कर लेगा। अब वो जड़ के रूप में भी कर सकता है, वो तने के रूप में भी कर सकता है, वो फल के रूप में भी कर सकता है। तो जहां भी उसको स्टोर करना होता है ना, वहां तक भी तो उसको पहुंचाना पड़ेगा। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है ना, वो पत्तियों के अंदर हुई है और उसे हमें पहुंचाना पड़ेगा मान लीजिए जड़ों के अंदर। तो वहां तक उसको कौन लेकर जाएगा? तो उसके लिए एक दूसरा भाग होता है जिसका नाम है फ्लोएम। तो जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवण लेकर आता है, और जो फ्लोएम होता है ना, वो जो प्रकाश संश्लेषण के बाद सुक्रोज बना है, उसको जहां पे भी स्टोर करना होता है, जहां पे भी इकट्ठा होता है, वहां तक लेकर जाता है। वो जगह कहीं पे भी हो सकती है, उस पत्ती से ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। जो फ्लोएम होता है ना, वो तो सिर्फ एक ही दिशा में गति कर सकता है, नीचे से ऊपर। कभी भी पानी ऊपर से नीचे तो आएगा नहीं, वो हमेशा नीचे जड़ों से ऊपर पत्तियों तक जाएगा। जबकि इसकी जो दिशा होती है ना, वो दोनों तरफ हो सकती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? अब देखिए, हम ये तो पढ़ चुके हैं कि जाइलम की सहायता से होता है, लेकिन जाइलम की सहायता से भी कैसे होता है? तो वो कैसे होगा? मान लीजिए इस तरह से हमारे पौधे की सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पे इस कोशिका के अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी, सबके अंदर पानी है। अब ये जो हिस्सा है ना, मान लीजिए वो पत्तों वाला है, तो पत्ता क्या करेगा? वाष्प उत्सर्जन करेगा, मतलब जो भी पानी है उसको भाप बनाकर उड़ा देगा। पौधे सिर्फ 1% का ही प्रयोग करते हैं, बाकी का 99% वो वाष्प बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। तो अब इसके अंदर जब पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो ये खाली जगह बचेगी, तो ये वाला पानी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इस कोशिका का इसमें चला जाएगा, फिर इसका इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। अब इसके आसपास क्या है? जड़ें हैं, तो उन जड़ों के अंदर, उसके आसपास मिट्टी के अंदर खनिज तत्वों और साथ में पानी की मात्रा ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से वो पानी किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा प्रासरण दाब की विधि से। प्रासरण दाब का मतलब क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो वो हमेशा वहां गति करता है जहाँ पे कि उस पदार्थ की मात्रा कम है। तो अब इसके आसपास जड़ों के अंदर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ मतलब पानी और साथ में खनिज लवण, उसकी मात्रा कम है, और उन जड़ों के ज्यादा है, और उन जड़ों के अंदर उस पदार्थ की मात्रा कम है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा से किस में जाएगा? कम में जाएगा। तो उन जड़ों के अंदर पानी आ जाएगा और फिर वो धीरे धीरे ऐसे एक करके ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो जाइलम तक होते हैं ना, वो जड़ों, तनों और पत्तियों में वाहिकाओं का और आपस में जुड़कर एक जल संवेग वाहिकाओं का एक जाल बना देते हैं, मतलब एक के बाद एक ऐसे जाल बना देते हैं। तो इसके अंदर एक जल का स्तंभ का निर्माण हो जाता है और लगातार पानी ऊपर की ओर जाता है। मतलब ऊपर वाला जो पानी है ना, उसको तो पत्तियां वाष्प बनकर उड़ाती रहेंगी, फिर ऐसे नीचे वाला पानी उसके लिए ऊपर जगह, जब जगह खाली हो जाएगी तो कोई तो उसकी जगह लेगा ही। तो ऐसे एक के बाद एक ऐसे करते करते उसके ऊपर आसानी से पानी उसके अंदर चला जाता है और वैसे एक पाइप की तरह काम करना शुरू कर देता है। फिर आगे हमारे पास पौधों के अंदर भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। अब हम ये तो देख चुके हैं कि पानी का स्थानांतरण कैसे होता है, अब हम देखेंगे कि भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे एक पत्ती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सुक्रोज बन गया। अब ये पत्ती किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये पेड़ का तना है, ऐसे समझ लीजिए, और इस हिस्से में हमारा फ्लोएम नामक एक उत्तक है। तो ये सुक्रोज कहाँ आएगा? इसके आसपास यहाँ आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सुक्रोज ज्यादा हो गया। सुक्रोज
ज्यादा होने की वजह से यहाँ पानी की कमी हो गई। तो जब पानी की कमी होने की वजह से इसके आसपास कहीं में जाइलम ऊतक भी होगा तो उस जाइलम ऊतक से यहाँ पानी आ जाएगा। अब यहाँ सुक्रोज और पानी दोनों की ही मात्रा बढ़ गई, तो यहाँ पे वो एरिया बन जाएगा जिसकी सांद्रता यानी जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे नीचे वाले हिस्सों में सुक्रोज और पानी दोनों की ही कमी है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा से कम में जाना शुरू कर देगा। अब हमें मान लीजिए इस पत्ते से यहाँ कुछ पहुंचाना है, यहाँ पे हमें इकट्ठा करना है इस जगह पे। तो जब वो निम्न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी तो सांद्रता कम है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आकर वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो सुक्रोज नामक तत्व बनता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है। गति करने का मतलब जहाँ पे उसको इकट्ठा होना है, तो वो जड़ों की तरफ भी हो सकता है और वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ऐसा ही सेम ऊपर की तरफ भी हो सकता था। चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस सबको पढ़ सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन को साइंस की लैंग्वेज में लिखने में दिक्कत ना आए। बाकी जो बातें थी वो मैंने आपको बोलकर अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन यानी वृक्काणु हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारी किडनी का एक छोटी इकाई के रूप में होता है। जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर कुपिका होती है, वैसे ही बिल्कुल सेम हमारी किडनी के अंदर या वृक्क जिसको हम गुर्दा भी बोल देते हैं उसकी इकाई होता है। तो अब इसका मेन काम क्या होता है? रक्त को साफ करना। हम एक एक करके आगे इसके भागों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन का जो मेन काम होता है वो होता है जो भी हमारा रक्त है उसको साफ करना, उसके अंदर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उन अवशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करके शरीर से बाहर निकालना। अगर हम इसके सभी भागों की बात करें तो इस तरफ से यहाँ से इसके अंदर ये जो हमारे वृक्क धमनी की शाखा है वो आ रही है और दूसरी तरफ से इस तरह से निकल रही है। ये हमारा होता है वोमन संपुट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहीं से छनन होना शुरू हो जाता है, फिल्ट्रेशन होनी यहीं से शुरू हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो सोख लिए जाते हैं, फिर वो आगे के रास्ते में इस तरह से यहाँ जाते हैं। ये हमारा जो होता है ना, ये लूप होता है। इस हिस्से को हम वोमन लूप कहते हैं। इसका काम क्या होता है? देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड से अवशिष्ट पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं तो उसके साथ काफी मात्रा में पानी भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो अगर वो सारे का सारा पानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये रूप की आकृति होती है ताकि ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, जितने की हमें जरूरत है, हमारे शरीर को जरूरत है, उसको शरीर के अंदर दोबारा से सोख लिया जाएगा, उसको दोबारा से पुनर्अवशोषित कर लिया जाएगा। अब इसकी आकृति इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? उसका कारण क्या होता है? मान लीजिए इस तरह से एक पाइप है, इसके अंदर से कुछ पानी वगैरह जा रहा है तो वो कम से कम अवशोषित होगा, लेकिन अगर उसको हम इस तरह से मोड़ के कर देंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाएगी उस पानी को अवशोषित करने के लिए। तो इस तरह से जो छनन का कार्य होता है वो सबसे पहले वोमन संपुट में होता है, फिर वो आगे जाता है। तो ये जो हेनरी लूप होता है ये क्या करता है? जो भी अतिरिक्त पानी है उसको दोबारा से सोख लेता है, फिर उसको आगे इस तरह से संग्राहक वाहिनी के अंदर भेज दिया जाता है। फिर ये ऐसी ऐसी बहुत सारी हमारे जो किडनी होती है ना, उसके अंदर 1 मिलियन जो ये वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स होते हैं। अब एक के अंदर 1 मिलियन हो गए तो 2 किडनी हमारे पास है, तो कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो अब हर वृक्काणु के अंदर ये एक संग्राहक वाहिनी होती है, तो यहाँ से जो भी हमारा यूरिन वगैरह वो छनकर इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। यहाँ आकर वो अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसी ऐसी बहुत सारी संग्राहक वाहिनी मिलकर आगे जाकर उस यूरिन को जहाँ पे उसको इकट्ठा होना वहाँ पे भेज देंगे। तो इस तरह से वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि होती है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? वृक्क के अंदर वृक्क का भारी निस्संदन, मतलब उसको छानना। तो जैसे फेफड़ों के अंदर कुपिका काम करती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम करता है। तो प्रत्येक वृक्क के अंदर ऐसे निस्संदन मतलब छानने के लिए ऐसी बहुत सी इकाई होती है जिन्हें हम वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। ये सारे नेफ्रॉन आपस में निकटता से पैक होते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास एक दूसरे के पैक होते हैं और फिर वो उसको खून को जो भी साफ करके अवशिष्ट पदार्थ है वो एक रास्ते से होकर आगे मिलाते हैं और ऐसे बहुत सारे रास्ते मिलकर एक बड़ा रास्ता बना देते हैं। वोमन संपुट में जो निस्पंदन होता है ना प्रारंभिक अवस्था में, उसके अंदर कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और काफी मात्रा के अंदर पानी रह जाता है। फिर आगे जाके वो जो हेनरी लूप होता है ना, उसके अंदर वो जो एक्स्ट्रा पानी है उसका पुनर्अवशोषण शरीर के द्वारा कर लिया जाता है ताकि शरीर को जल की मात्रा की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप में किन विधियों का उपयोग किया जाता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं वैसे ही पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको उनसे बाहर निकालना जरूरी होता है। तो क्या क्या बनते हैं? देखिए, ऑक्सीजन उनके लिए तो अवशिष्ट पदार्थ का कार्य करती है जबकि हमारे लिए फायदेमंद है, तो उसे भी बाहर निकालना होता है। ऐसे ही अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त जल को तो वाष्प उत्सर्जन से बाहर निकाल देंगे। पौधे अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता और अपनाते हैं, वो मृत कोशिकाओं को पत्तों के
अंदर इकट्ठा कर देते हैं और फिर उस पत्ती को ही नीचे गिरा देते हैं, तो उस पत्ती के साथ सारी मृत कोशिकाएं बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से भी वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो गोंद वगैरह होता है, आपने पौधों के ऊपर गोंद देखा होगा, तो वो भी उनके लिए अवशिष्ट पदार्थ ही होता है। पुराने जाइलम जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी पौधे क्या करते हैं, छाल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे के चारों तरफ जो छाल होती है ना, वो मृत कोशिकाओं की होती है, तो वो उसके रूप में भी बाहर निकाल देते हैं मृत कोशिकाओं को। कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा के अंदर वो उत्सर्जित कर देते हैं। तो देखिए कैसे कैसे हो गया, तो वाष्प उत्सर्जन से जल हो गया। ऑक्सीजन को भी वो सीधा वायुमंडल के अंदर मिला देते हैं। पत्तियों को गिराकर, पत्तियों के अंदर वो अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा कर लेंगे, फिर पत्ती को ही गिरा देंगे। फिर उसके बाद जो गोंद और रेजिन वगैरह, ये भी आपने देखा होगा पौधों के आसपास, जाइलम के रूप में भी अवशिष्ट पदार्थ को छाल के रूप में बाहर निकाल देते हैं और एक मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। तो इन सारे तरीके से एक पौधा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन का कार्य करता है, वो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर यूरिन का निर्माण कैसे होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा। तो एक तो वो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जल के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता कितनी है। अगर हम गर्मी वगैरह का कार्य कर रहे हैं, जैसे पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे शरीर से यूरिन कम पास होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जल है ना, उसका ज़्यादातर भाग का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे शरीर के अंदर जो जल उपस्थित होता है उसके ऊपर। हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ घुले हुए उनके ऊपर। अगर अवशिष्ट पदार्थ ज्यादा है तो फिर यूरिन का निर्माण भी ज्यादा होगा, अगर अवशिष्ट पदार्थ कम है तो कम होगा। कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे जीव का निवास स्थान। कोई इंसान है वो ठंडी जगह पे रह रहा है, तो उसके शरीर से पसीना कम निकलेगा तो यूरिन ज्यादा बन जाएगा। पसीना अगर ज्यादा निकल रहा है गर्म जगह पे रहने की वजह से, तो यूरिन कम बनेगा। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है। फिर हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन वगैरह बनते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।